Chapter 24. Essay Writing. Essay writing is a common school assignment, a part of standardized tests, and a requirement. An essay is a piece of writing which discusses ideas and concepts in a clear order. This form of written composition aims to examine one's knowledge and ability to express personal ideas or opinions on a particular topic. It has many paragraphs which relates to the central idea of the given topic. There are broadly 4 types of essays, namely, निबंध लेखन एक सामान्य विद्यालय कार्य है, मानकीकरण परीक्षणों का हिस्सा है और एक आवश्यकता भी है। एक निबंध एक प्रकार की रचनात्मक लेखन है, जिसमें विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट क्रम में चर्चा की जाती है। यह लिखित रचना रूप किसी व्यक्ति के ज्ञान और एक विशिष्ट विषय पर व्यक्तिगत विचारों या राय व्यक्त करने की क्षमता का परीक्षण करने का उद्देश्य रखता है। इसमें कई पैराग्राफ होते हैं, जो दिए गए विषय के केंद्रीय विचार से संबंधित होते हैं। निबंधों के 4 प्रकार मुख्य रूप से होते हैं, अर्थात इस पैराग्राफ में निबंध लेखन की सामान्य परिभाषा दी गई है। यह बताया गया है कि निबंध एक प्रकार की रचनात्मक लेखन है, जिसमें विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह व्यक्ति के ज्ञान और विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि निबंध में कई पैराग्राफ होते हैं, जो दिए गए विषय के केंद्रीय विचार से संबंधित होते हैं। निबंध के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। नैरेटिव एसे, टेलिंग ए स्टोरी। कथात्मक निबंध, कहानी सुनाना। इन ए नैरेटिव एसे, द राइटर टेल्स ए स्टोरी अबाउट ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस. Its aim is to involve the reader in them as if they were right there when it was happening. It is often written in first person. कथात्मक निबंध में लेखक एक वास्तविक जीवन के अनुभव के बारे में कहानी सुनाता है। इसका उद्देश्य पाठक को इस प्रकार शामिल करना होता है, जैसे वह उस समय वहीं मौजूद था जब यह घटना घट रही थी। यह अक्सर पहले पुरुष फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। यह एक कहानी बताने का तरीका है, जिसमें लेखक किसी वास्तविक जीवन के अनुभव को साझा करता है। इसका उद्देश्य पाठक को उस अनुभव में शामिल करना होता है, जैसे वह खुद उस समय वहां मौजूद हो। डिस्क्रिप्टिव एसे, पेंटिंग ए पिक्चर। वर्णनात्मक निबंध, चित्रित करना। In a descriptive essay, the writer might describe a person, place, object, or even memory of special significance. But it is not just plainly describing things. The writer must paint a picture through his words. वर्णनात्मक निबंध में लेखक एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विशेष महत्व की याद को वर्णित करता है। लेकिन यह केवल चीजों का सामान्य रूप से वर्णन नहीं होता। लेखक को अपने शब्दों के माध्यम से एक चित्र बनाना होता है। इस प्रकार के निबंध में लेखक किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विवरण देता है, लेकिन यह सिर्फ सामान्य वर्णन नहीं होता, बल्कि लेखक अपने शब्दों के माध्यम से चित्र बनाता है। एक्सपोजिटोरी एसे, जस्ट द फैक्ट्स। व्याख्यात्मक निबंध, सिर्फ तथ्य। The expository essay is an informative piece of writing that presents a balanced analysis of a topic. In this, the writer explains or defines a topic using facts, statistics, and examples. There is no scope for the writer's feelings or emotions in an expository essay. व्याख्यात्मक निबंध एक सूचनात्मक लेख होता है, जो एक विषय का संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
इसमें लेखक किसी विषय को समझाता या परिभाषित करता है, तथ्यों, आंकड़ों और उदाहरणों का उपयोग करता है। इस निबंध में लेखक की भावनाओं या विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यह निबंध एक विषय का तथ्यात्मक और संतुलित विश्लेषण करता है, जिसमें लेखक अपनी भावनाओं को छोड़कर तथ्यों, आंकड़ों और उदाहरणों का उपयोग करता है। रिफ्लेक्टिव एसे, टेलिंग एन एक्सपीरियंस। पराव रिफ्लेक्टिव निबंध, अनुभव बताना। In a reflective essay, the writer examines his or her experiences in life. The writer then writes about those experiences, exploring how he or she has changed, developed, or grown from those experiences. It includes habits, qualities, honesty, heroism, etc., social political topics, poverty, democracy, etc., and religious subjects. पराव रिफ्लेक्टिव निबंध में लेखक अपने जीवन के अनुभवों की समीक्षा करता है। फिर वह उन अनुभवों के बारे में लिखता है। यह पता लगाता है कि कैसे वह उन अनुभवों से बदला, विकसित हुआ या बढ़ा। इसमें आदतें, गुण, ईमानदारी, वीरता आदि, सामाजिक राजनीतिक विषय, गरीबी, लोकतंत्र आदि और धार्मिक विषय शामिल होते हैं। इस प्रकार के निबंध में लेखक अपने जीवन के अनुभवों पर विचार करता है और यह बताता है कि उन अनुभवों से वह कैसे बदला और विकसित हुआ। Read some given samples essays. My first aeroplane journey. मेरी पहली हवाई यात्रा। I have two uncles living abroad. One is in England and the other in the United States of America. They have been writing constantly to my father to send me there during my summer vacations. This year my uncle, who is in England, invited me. I persuaded my father to allow me to visit him. He agreed after great persuasion. Dates and programmed in connection with my departure were worked out. It was decided that I should travel by a British Airways plane. I applied for the passport and completed other formalities. After getting my passport, visa was obtained from the British Embassy. I was asked to report 2 hours before the departure of the plane at the airline counter. I, along with my parents, who came to see me off, reached Indira Gandhi International Airport and reported at the counter of British Airways. मेरे 2 चाचा विदेश में रहते हैं, एक इंग्लैंड में और दूसरा यूएसए में। वे मेरे पिताजी को लगातार पत्र लिखकर मुझे गर्मी की छुट्टियों में उनके पास भेजने के लिए कहते थे। इस साल मेरे इंग्लैंड वाले चाचा ने मुझे बुलाया। मैंने अपने पिता से मुझे वहां भेजने की अनुमति दिलवाने के लिए बहुत विनती की। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे जाने की अनुमति दी। मेरी यात्रा की तारीख और कार्यक्रम तय किए गए। यह तय हुआ कि मैं ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से यात्रा करूंगा। मैंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और अन्य औपचारिकताएं पूरी की। पासपोर्ट मिलने के बाद ब्रिटिश दूतावास से वीजा प्राप्त किया। मुझे विमान के प्रस्थान से 2 घंटे पहले एयरलाइन काउंटर पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। मैं और मेरे माता-पिता, जो मुझे विदा करने के लिए आए थे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे और ब्रिटिश एयरवेज के काउंटर पर रिपोर्ट किया। इस पैराग्राफ में लेखक अपनी पहली हवाई यात्रा का अनुभव साझा कर रहे हैं। वह बताते हैं कि उनके 2 चाचा विदेश में रहते हैं, जिनमें से एक इंग्लैंड में और दूसरा यूएसए में है। उनके चाचाओं ने उन्हें गर्मी की छुट्टियों में उनके पास बुलाया था
और लेखक ने अपने पिता से बहुत विनती करके अनुमति ली। फिर लेखक ने पासपोर्ट, वीजा और अन्य औपचारिकताएं पूरी की और अपनी यात्रा के लिए उड़ान की योजना बनाई। अंत में वह अपने माता-पिता के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे और ब्रिटिश एयरवेज काउंटर पर रिपोर्ट किया। यह शुरुआत यात्रा के लिए रोमांचक और नए अनुभवों से भरी थी। The usual formality was gone through. They took away my suitcase and bag, after thorough examination for putting into the luggage room of the plane and allowed to have my briefcase with me. I boarded the plane. The air hostess checked my ticket and led me to the seat marked in the chart. When all the passengers had boarded and the time for departure came, the doors were closed by the crew. Before the takeoff, an announcement was made that the passengers should fasten belts. The crew also distributed earplugs for our ears. I had a little difficulty with the seat belt, but an air hostess came to help me. The plane took off smoothly and I was airborne. सामान्य औपचारिकताएं पूरी की गई। उन्होंने मेरा सूटकेस और बैग लिया, अच्छी तरह से जांच करने के बाद उसे विमान के सामान कक्ष में रख दिया और मुझे अपना ब्रीफकेस साथ रखने की अनुमति दी। मैंने विमान में चढ़ाई की। एयर होस्टेस ने मेरा टिकट चेक किया और मुझे सीट तक ले गई, जो चार्ट में अंकित थी। जब सभी यात्री विमान में सवार हो गए और प्रस्थान का समय आया, तो क्रू ने दरवाजे बंद कर दिए। उड़ान से पहले एक घोषणा की गई कि यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध लें। क्रू ने हमारे कानों के लिए ईयर प्लग भी वितरित किए। मुझे सीट बेल्ट में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन एक एयर होस्टेस आई और उसने मेरी मदद की। विमान ने बिना किसी रुकावट के उड़ान भरी और मैं हवा में उड़ने लगा। इस पैराग्राफ में लेखक अपने हवाई यात्रा के अनुभव को विस्तार से बताते हैं। उन्होंने विमान में चढ़ने से पहले सभी औपचारिकताओं को पूरा किया, जिसमें उनका सामान जांचा गया और उन्हें ब्रीफ के साथ रखने की अनुमति मिली। विमान में चढ़ने के बाद एयर होस्टेस ने उनका टिकट चेक किया और सीट पर ले गई। फिर प्रस्थान के समय दरवाजे बंद कर दिए गए और सीट बेल्ट बांधने के लिए घोषणा की गई। इसके बाद एयर होस्टेस ने कानों के लिए ईयर प्लग वितरित किए। लेखक को सीट बेल्ट में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन एयर होस्टेस ने मदद की। फिर विमान ने उड़ान भरी और लेखक आकाश में उड़ने का अनुभव महसूस कर रहे थे। Now, it was daylight. I saw through the journey by aeroplane windowpane of the place ships looking like toys. We passed over Paris. Soon our plane touched down at Heathrow Airport. This was my destination and end of my journey. My uncle was at the airport to receive me. But I had to go through customs formalities before I could join him. It was the most exciting experience of my life. अब दिन का उजाला था। मैंने हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखा, जहां जहाज खिलौनों की तरह दिख रहे थे। हम पेरिस के ऊपर से गुजरे। जल्द ही हमारा विमान हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतर गया। यही मेरा गंतव्य था और मेरी यात्रा का अंत हुआ। मेरे चाचा मुझे रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर थे, लेकिन उनसे मिलाने से पहले मुझे कस्टम्स की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ी। यह मेरे जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव था।
इस पैराग्राफ में लेखक अपनी यात्रा के अंतिम हिस्से का वर्णन कर रहे हैं। अब दिन हो गया था और उन्होंने हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखा, जहां जहाज छोटे खिलौनों जैसे दिखाई दे रहे थे। इसके बाद विमान पेरिस के ऊपर से उड़ते हुए हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरा, जो उनका गंतव्य था। उनके चाचा उन्हें रिसीव करने के लिए वहां थे, लेकिन लेखक को उनसे मिलने से पहले कस्टम्स की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ी। लेखक ने इसे अपने जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव बताया, क्योंकि यह एक लंबी यात्रा का सुखद समापन था। कैशलेस इंडिया, कैशलेस भारत। Cashless India is a recently introduced phenomenon targeted to bring a sea change in the country's economy by the Indian government, transforming the cash-based economy into cashless through digital means. Cashless India एक हाल ही में पेश किया गया विचार है, जिसे भारतीय सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए शुरू किया है, जो नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को डिजिटल तरीकों से कैशलेस बनाने का प्रयास है। इस वाक्य में यह बताया गया है कि कैशलेस इंडिया एक नई पहल है जो भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल तरीके से कैशलेस बनाना है, ताकि नकदी पर निर्भरता कम हो सके और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिले। However, still there are various challenges to be addressed if we want to make India cashless in true sense. India is a vast country and the convenience of making transactions through the online mode is not available across the country. In small cities and villages, the people are mostly suffering due to acute cash crunch situation. To make India cashless in true sense, investment is required to be made in enhancing the facility required on a mass scale for cashless transactions across the country. हालांकि अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका समाधान करना बाकी है यदि हम भारत को असली अर्थों में कैशलेस बनाना चाहते हैं। भारत एक विशाल देश है और ऑनलाइन तरीके से लेनदेन करने की सुविधा देश भर में उपलब्ध नहीं है। छोटे शहरों और गांवों में लोग मुख्य रूप से गंभीर नकदी संकट की स्थिति से जूझ रहे हैं। भारत को असली अर्थों में कैशलेस बनाने के लिए देश भर में कैशलेस लेनदेन के लिए आवश्यक सुविधाओं में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। इस वाक्य में यह बताया गया है कि भारत को असली अर्थों में कैशलेस बनाने के लिए अभी भी कई समस्याएं हल करनी बाकी हैं, जैसे कि छोटे शहरों और गांवों में ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा का अभाव है और वहां के लोग नकदी की कमी का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए देश भर में आवश्यक सुविधाओं के लिए निवेश की आवश्यकता है। Handling the flow of cash with digital technology has a range of advantages. Cashless transactions have made people keep all their cash into the bank and hence liquidity in the banking system has increased. Also, it has stopped the flow of black money, up to some extent. Now the banks and financial institutions have more money to lend to the people to support the growth of Indian economy. The other most important advantage is that this situation will make people pay their taxes in a transparent manner. Hence, the government will have more money to run various schemes meant for the welfare of the public.
डिजिटल प्रौद्योगिकी से नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के कई लाभ हैं। कैशलेस लेनदेन ने लोगों को अपना सारा पैसा बैंक में रखने के लिए प्रेरित किया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ी है। इसके अलावा इसने काले धन के प्रवाह को कुछ हद तक रोक दिया है। अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास अधिक पैसा है, जिसे वे लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करने के लिए उधार दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस स्थिति से लोग अपने कर पारदर्शी तरीके से चुकाएंगे। इस प्रकार सरकार के पास विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक पैसा होगा। यह वाक्य बताता है कि डिजिटल कैशलेस लेनदेन से कई फायदे हैं, जैसे कि लोगों ने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ी है। इसके साथ ही काले धन के प्रवाह को नियंत्रित किया गया है। बैंकों के पास अब ज्यादा पैसे हैं, जिन्हें वे लोगों को उधार दे सकते हैं। यह प्रक्रिया सरकार को टैक्स संग्रहण में पारदर्शिता लाने में मदद करती है, जिससे सरकार को अधिक धन मिलता है और वह कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकती है। Post demonetization, the people have finally started believing in the power of the plastic money in the form of credit card, debit card, and other channels of electronic payment. Online banking has gained prominence due to unavailability of enough cash in the market. Moreover, e-commerce modes of making payments have also become popular, as most of the people have now started making payment of even ₹50 through the digital modes. All these developments are considered to be good for the healthy growth of the economy. नोटबंदी के बाद लोग अब अंततः क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के रूप में प्लास्टिक मनी की ताकत पर विश्वास करने लगे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ने बाजार में पर्याप्त नकद की कमी के कारण महत्व प्राप्त किया है। इसके अलावा ई-कॉमर्स भुगतान के तरीके भी लोकप्रिय हो गए हैं, क्योंकि अब अधिकांश लोग डिजिटल तरीकों से ₹50 तक का भुगतान करने लगे हैं। ये सभी विकास अर्थव्यवस्था की स्वस्थ वृद्धि के लिए अच्छे माने जाते हैं। यह वाक्य यह बताता है कि नोटबंदी के बाद लोग प्लास्टिक मनी, जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, के बारे में विश्वास करने लगे हैं और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग बढ़ा है। इसके अलावा ई-कॉमर्स के माध्यम से छोटे-छोटे भुगतान भी डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं। ये सभी बदलाव अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माने जाते हैं और इसके स्वस्थ विकास में मदद कर रहे हैं। कास्ट सिस्टम इन इंडिया। Caste system has been prevalent in our country since time immemorial and continues to have a strong hold on the society and political system. People have been divided in 4 different categories of class: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Historically, it is believed that this caste system came into being in the country in around 1500 BC with the arrival of the Aryans. It is said that Aryans introduced this system in order to control the local population at that time. In order to make things systematic, they defined main roles and assigned them to groups of people. However, in the 20th century, this theory was dismissed as it was stated that Aryans never invaded the country. जातिवाद हमारे देश में सदियों से प्रचलित है,
और आज भी यह समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। लोगों को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि यह जातिवाद 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य जनों के आगमन के साथ देश में आया था। कहा जाता है कि आर्यों ने इस व्यवस्था को स्थानीय जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए लागू किया था। चीजों को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं को परिभाषित किया और लोगों के समूहों में बांट दिया। हालांकि 20वीं सदी में इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह कहा गया कि आर्यों ने देश पर आक्रमण नहीं किया था। यह पैराग्राफ जातिवाद की उत्पत्ति और विकास के बारे में है। यह बताता है कि जातिवाद प्रणाली हमारे देश में बहुत समय से प्रचलित है और समाज तथा राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव है। यह भी बताया गया है कि ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि आर्यों के आगमन के साथ यह प्रणाली देश में आई। आर्यों ने इसे स्थानीय लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए स्थापित किया था, लेकिन 20वीं सदी में यह सिद्धांत खारिज कर दिया गया। As per Hindu theologians, it is said that this system came into being with the Hindu god Brahma, who is known as the creator of the universe. As per this theory, the people who hold the highest stature in the society, that is the priests and teachers, came from Brahma's head. The ones from the second category were the warriors who came from God's arm. Those belonging to the third category, that is, the traders and merchants, came from God's thighs, and the peasants and workers, that is, those belonging to the lowest category, came from God's feet. हिंदू धर्मशास्त्रियों के अनुसार यह कहा जाता है कि यह व्यवस्था हिंदू देवता ब्रह्मा से उत्पन्न हुई थी, जिन्हें ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में उच्चतम दर्जे पर जो लोग हैं, यानी पुजारी और शिक्षक, वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए। दूसरे वर्ग के लोग, जो योद्धा थे, वे भगवान के हाथ से आए। तीसरे वर्ग के लोग, यानी व्यापारी और दुकानदार, वे भगवान की जांघों से उत्पन्न हुए। और किसानों और श्रमिकों, यानी सबसे निचले वर्ग के लोग, वे भगवान के पैरों से उत्पन्न हुए। यह भाग हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जातिवाद के उद्भव को बताता है, जिसमें भगवान ब्रह्मा से विभिन्न वर्गों का जन्म होने की अवधारणा है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि समाज में जो उच्चतम स्थिति में होते हैं, वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, और जो निचले वर्ग में होते हैं, वे भगवान के पैरों से उत्पन्न हुए थे। The actual origin of the caste system is thus not known yet. Manusmriti, the most ancient text on Hinduism, however, has cited this system in 1000 BC. In the ancient times, the communities followed the class system stringently. While the people from the upper classes enjoyed several privileges, those from the lower class were deprived of many things and thus suffered immensely. Though not as stringent as in the earlier times, even today a lot of discrimination is done based on a person's caste. इस प्रकार जातिवाद की वास्तविक उत्पत्ति अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ मानुस्मृति ने 1000 ईसा पूर्व में इस व्यवस्था का उल्लेख किया है। प्राचीन काल में समुदायों ने कड़ी सख्ती से जाति व्यवस्था का पालन किया, जहां उच्च वर्ग के लोग कई विशेषाधिकारों का आनंद लेते थे, वहीं निचले वर्ग के लोग कई चीजों से वंचित थे और इस प्रकार उन्हें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा।
हालांकि अब पहले जैसे कठोर नहीं है, फिर भी आज भी बहुत सारी भेदभाव जाति के आधार पर किया जाता है। यह पैराग्राफ बताता है कि जातिवाद की वास्तविक उत्पत्ति का अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में जातिवाद का उल्लेख किया गया था। पुराने समय में जाति व्यवस्था बहुत सख्ती से लागू होती थी, जिसके कारण उच्च वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि निचले वर्ग के लोग अत्यधिक कष्ट झेलते थे। अब यह सख्त नहीं है, लेकिन आज भी जातिवाद की समस्या बनी हुई है। निष्कर्ष: निबंध लेखन विचारों और विचारधाराओं को व्यक्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह 4 प्रकार का होता है। नैरेटिव एसे, जिसमें किसी अनुभव की कहानी होती है। डिस्क्रिप्टिव एसे, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना का वर्णन किया जाता है। एक्सपोजिटोरी एसे, जिसमें केवल तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से विषय का विश्लेषण होता है। रिफ्लेक्टिव एसे, जिसमें लेखक अपने जीवन के अनुभव और उससे मिली सीखों को साझा करता है।